नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके साथ एक नए अध्याय के साथ। पिछले 4 जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत पढ़ चुके हैं। पिछली जो वीडियो कड़ी थी उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, जिसे कि हम हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत भी कहते हैं, शुरू किया था। दोस्तों, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत ही लोकप्रिय और आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसका विस्तार किया और इसमें नई नई चीज़ें जोड़ी। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में 4 प्रमुख प्रमेय उभर कर आते हैं, जिनका सत्यापन हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का जो प्रथम प्रमेय था कि तुलनात्मक रूप से पूंजी संपन्न राष्ट्र तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करेगा और तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न राष्ट्र तुलनात्मक रूप से श्रम गहन वस्तु का निर्यात और पूंजी गहन वस्तु का आयात करेगा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण देशों के बीच तुलनात्मक साधन संपन्नता में अंतर है। प्रत्येक राष्ट्र उसी वस्तु का निर्यात करता है जिसमें वह तुलनात्मक रूप से अधिक साधन संपन्न है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का दूसरा जो प्रसिद्ध प्रमेय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का जो एक बहुत ही रुचिकर परिणाम है वह यह है कि 2 देशों के मध्य जो साधन है उनका आवागमन या प्रवाह स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वस्तुओं का जो व्यापार है वो स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि वस्तुओं का जो प्रवाह है वो तो फ्री है, लेकिन साधनों में गतिशीलता नहीं है। उसके बावजूद भी केवल वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप ही साधनों की कीमतें भी समान हो जाती हैं। तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या रुचिकर तथ्य इस सिद्धांत से निकलकर आता है, जो कि साधन कीमत समानीकरण प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम साधन कीमत समानीकरण प्रमेय क्या है तथा इसका सत्यापन पढ़ेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो आर्थिक उपकरणों की सहायता से टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हमने पढ़े और डेवलप किए, उनकी सहायता से हम ये जो थ्योरम है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, इसका प्रूफ पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेक्सर-ओहलिन जो सिद्धांत है उससे ये प्रमेय उत्पन्न होता है कि 2 देशों के बीच यदि वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार होगा तो साधनों की कीमतें भी स्वतः ही समान हो जाएंगी। मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों देशों के बीच, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कि दोनों देशों के बीच में साधनों का जो प्रवाह या आवागमन है, मोबिलिटी है, वो फ्री नहीं है। केवल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है, लेन देन है, व्यापार है, वो फ्री है। तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो फ्री ट्रेड है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में समानता स्थापित करता है, साथ ही साथ फैक्टर्स की प्राइस में भी समानता
स्थापित कर देता है। यह जो थ्योरम है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम या साधन कीमत समानीकरण प्रमेय, यह इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तुओं में सापेक्ष साधन गहनता प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहती है। ये जो मान्यता है इसको हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हेक्सर-ओहलिन थ्योरी की जो मान्यताएं हमने पढ़ी थी, अजम्पशंस पढ़ी थी, उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार फिर मैं आपके साथ में इसको रिपीट करती हूँ क्योंकि जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है वो इसी अजम्पशन पर या मान्यता पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, सापेक्ष साधन गहनता प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहती है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं Y और X। तो मान लीजिए Y मशीन उद्योग है और जो X है वो जहाजरानी उद्योग है। तो मान लीजिए जो जहाजरानी उद्योग है वो कपड़ा बनाने की जो मशीन है उसकी तुलना में ज़्यादा पूंजी गहन उद्योग है। अब मान लीजिए देश में पूंजी महंगी होने लग जाती है, तो जो हमारे अर्थशास्त्र की विवेकशील व्यवहार की मान्यता है उसके अनुसार दोनों ही जो उद्योग हैं, जहाजरानी उद्योग भी तथा कपड़ा बनाने की जो मशीनरी का उद्योग है, दोनों ही अपने उद्योगों में पूंजी को श्रम से प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि पूंजी का उपयोग घटाने की कोशिश करेंगे और श्रम का उपयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वस्तुओं की जो मूल प्रकृति है, इनकी जो मूल टेक्नोलॉजी या उत्पादन फलन है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो वस्तु ज़्यादा पूंजी गहन है या तुलनात्मक रूप से पूंजी संपन्न है उसमें वह साधन संपन्नता मेंटेन्ड रहेगी, बनी रहेगी। फिर यह वाली मान्यता भी हमने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के फर्स्ट लेक्चर सीरीज में पढ़ी थी कि दोनों देशों में उत्पादन की तकनीकी एक समान है, बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। तो दोस्तों, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में हेक्सर के अनुसार वस्तुओं का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह एक प्रकार से साधनों के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के विकल्प का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही साधनों का फ्री मूवमेंट दो देशों के बीच ना हो, लेकिन वस्तुओं का जो फ्री मूवमेंट है वो ही साधनों के फ्री मूवमेंट का जो हम परिणाम चाहते थे वो हमारे को प्रदान कर देता है। तो स्वतंत्र वस्तु व्यापार से दोनों राष्ट्रों में वस्तुओं की कीमतें एक समान होती हैं और इससे साधनों की कीमतें भी एक समान होने लगती हैं। यह साधन कीमत समानीकरण पूर्ण रूप से होगा या आंशिक रूप से, इसमें हेक्सर और ओहलिन के बीच मतभेद था। हेक्सर का मत था कि जो स्वतंत्र व्यापार है उससे साधन कीमत समानीकरण पूर्ण रूप से होगा, यानी कि दोनों देशों में फैक्टर प्राइसेस, यानी कि फैक्टर प्राइसेस मतलब यदि हम पूंजी के लिए ब्याज और श्रम के लिए मजदूरी, यानी कि ब्याज और मजदूरी की जो दरें हैं वो दोनों देशों में बिल्कुल समान हो जाएंगी। जबकि ओहलिन का मत था कि साधनों की कीमतों में आंशिक समानता आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रम संपन्न राष्ट्र है उसमें श्रम थोड़ा सा महंगा होगा और पूंजी थोड़ी सी सस्ती होने लगेगी, और जो दूसरा राष्ट्र है पूंजी संपन्न, वहाँ पूंजी थोड़ी सी सस्ती होगी और श्रम थोड़ा सा महंगा होगा। तो दोनों राष्ट्रों के मध्य साधनों की कीमतों में जो अंतर है, गैप है, वो कम तो होगा लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं होगा। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सैमुअलसन और लर्नर ने पूर्ण साधन कीमत समानीकरण की संभावना व्यक्त की।
साधन कीमत समानीकरण प्रमेय के अनुसार श्रम बाहुल्य वाला देश श्रम गहन वस्तु का निर्यात करेगा। इससे श्रम की मांग में वृद्धि होगी और श्रम की कीमतें बढ़ने लगेंगी। यह जो देश है यह तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन वस्तु का आयात करेगा। इससे पूंजी गहन वस्तु की घरेलू मांग घटेगी और उसके उत्पादन में कमी आएगी। इससे पूंजी की मांग में कमी होगी और पूंजी सस्ती होने लगेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो श्रम बाहुल्य वाला देश था इसमें पहले श्रम सस्ता और पूंजी महंगी होती थी, लेकिन अब चूंकि हम श्रम गहन वस्तु का निर्यात बढ़ा रहे हैं तो श्रम की मांग में वृद्धि होने से श्रम की कीमतें थोड़ी सी बढ़ेंगी और पूंजी का चूंकि हम आयात कर रहे हैं पूंजी गहन वस्तु का, तो उसकी मांग में कमी आएगी और उसकी कीमतें कम होंगी। तो दोनों में जो गैप है वो कम होने लगेगा। और जो दूसरा राष्ट्र है जो कि पूंजी बाहुल्य वाला राष्ट्र है उसमें इसका उलट परिणाम देखने को मिलेगा। तो जो पूंजी बाहुल्य वाला देश है उसमें पहले पूंजी सस्ती होती थी और श्रम महंगा, तो अब उसमें पूंजी की कीमतों में वृद्धि होगी और श्रम की कीमतों में कमी होगी। और एक देश में भी दोनों वस्तुओं की कीमतों का जो गैप है, मजदूरी ब्याज का अंतर है, उसमें कमी आएगी और दोनों देशों के बीच ब्याज की दरों में और मजदूरी की दरों में कमी आने लगेगी। अब ऐसा कैसे होगा, यह हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया कि जो स्वतंत्र व्यापार है वस्तुओं और सेवाओं का, वो वस्तुओं की कीमतों के साथ साथ साधनों की कीमतों में भी समानता स्थापित करता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को या इस प्रमेय को कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीकों से सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें लंकास्टर, लर्नर, जॉनसन आदि अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम लंकास्टर के द्वारा इस प्रमेय का सत्यापन कैसे किया गया है, इसको कैसे सिद्ध किया गया है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होगा, पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लंकास्टर ने अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यानी आर्थिक विश्लेषण का जो उपकरण इस्तेमाल किया है वह है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। अब एजवर्थ बॉक्स डायग्राम क्या होता है, ये हम इकोनॉमिक्स की जो प्रिलिमिनरी क्लासेस थी, स्पेशली जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी, उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है वो आर्थिक विश्लेषण का एक उपकरण है जो कि उपभोग के क्षेत्र में भी और उत्पादन के क्षेत्र में भी सामान्य संतुलन यानी जनरल इक्विलिब्रियम की स्थिति को दर्शाता है। अब इसकी सहायता से लंकास्टर ने कैसे इस थ्योरम को प्रूव किया है ये हम डिटेल में डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे। छात्रों, इस स्लाइड में मैंने आपके लिए दो देशों ए देश तथा बी देश के एजवर्थ बॉक्स तैयार किए हैं, चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए कि लंकास्टर ने एजवर्थ बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार से फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को सिद्ध किया है। ये जो डायग्राम है इसकी जो विस्तृत एक्सप्लेनेशन है यानी विस्तृत इसका जो विवरण है वो आने वाली जो दो आगामी स्लाइड्स हैं उनमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो अभी इस स्लाइड में मैं आपको इस चित्र को वर्बल या मौखिक रूप से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जो हेक्सर-ओहलन थ्योरी है इसमें हमने दो देश, दो वस्तु तथा दो साधन का मॉडल लिया हुआ है। तो हमने दो देश लिए हैं ए और बी। तो ये जो आपको रेक्टेंगल यानी आयत दिख रहा है ओ एक्स से प्रारंभ होकर ओ एक्स फिर K1 OY और उसके बाद नीचे आता हुआ L2 और L2 से OX। तो ये जो रेक्टेंगल या आयत है ये ए कंट्री का एजवर्थ बॉक्स है और इसी प्रकार से OX से प्रारंभ होकर OX, Q, O-Y तथा
L1 और फिर L1 से मुड़कर वापस OX। ये वाला जो दूसरा रेक्टेंगल हमको दिखाई दे रहा है यह बी कंट्री का एजवर्थ बॉक्स है। तो ये दो देश हो गए जिनके हमने बॉक्स लिए हैं, ये कंट्री ए का बॉक्स और ये वाला कंट्री बी का बॉक्स। इसके बाद में हमने दो साधन लिए हैं, एक तो पूंजी और दूसरा श्रम। तो पूंजी को हमने वाई एक्सिस पर मापा है और जो लेबर है उसको हमने एक्स अक्ष पर मेज़र किया है। इसी प्रकार से हमने दो वस्तुएं ली हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो जब हम ओ एक्स से ओ वाई ए देश के लिए और ओ एक्स से ओ डैश वाई बी देश के बॉक्स में जाएंगे तो ये जो हरे रंग के आइसोक्वांट समुत्पत्ति वक्र है ये एक्स वस्तुओं का बढ़ता हुआ उत्पादन दिखाते हैं ए देश में, और ये जो पर्पल कलर के आइसोक्वांट समुत्पत्ति वक्र है ये बी देश में एक्स वस्तु का बढ़ता हुआ उत्पादन दिखाते हैं। इसी प्रकार से जो वाई वस्तु है उसको हमने उल्टी तरफ से इस वाले मूल बिंदु से मेज़र किया है। तो ए देश में वाई वस्तु का मूल बिंदु ओ वाई है तथा बी देश में वाई वस्तु के लिए जो ग्राफ है उसका मूल बिंदु ओरिजिन ओ डैश वाई है। तो जब हम ओ वाई से ओ एक्स अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो वाई वस्तु का बढ़ता हुआ उत्पादन दिखाने वाले समुत्पत्ति वक्र मानचित्र है। ये जो आपको डार्क ऑरेंज कलर की लाइंस दिख रही हैं, कर्व्स दिख रहे हैं, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये जो आइसोक्वांट या समुत्पत्ति वक्र है ये वाई वस्तु का उत्पादन दर्शाते हैं ए देश में। और ये जो रेड कलर के आइसोक्वांट्स बनाए हैं इस चित्र में ये वाई वस्तु का उत्पादन दिखा रहे हैं बी देश में। तो एक्स का उत्पादन ओ एक्स से ओ वाई ए देश में और ओ एक्स से ओ डैश वाई बी देश में बढ़ता हुआ होगा। लेकिन जो वाई के डायग्राम है जो वाई वस्तु के डायग्राम हैं वो उल्टी तरफ से बने हुए हैं। तो जब हम ओ वाई से ओ एक्स आएंगे तब वाई का उत्पादन बढ़ता हुआ है और ओ डैश वाई से ओ एक्स आएंगे तो बी देश में वाई का बढ़ता हुआ उत्पादन दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन लाइन से जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये एफिशिएंसी कर्व है। एफिशिएंसी कर्व क्या होता है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो एफिशिएंसी कर्व है वो एक कंट्री में जो दो वस्तुएं हमने ली हैं एक्स और वाई उनके उत्पादन के लिए अनुकूलतम साधन संयोगों को मिलाने वाला कर्व या पाथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दक्षता पाथ है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो फैक्टर प्राइस रेशो है वो अनुकूलतम है एक्स के उत्पादन के लिए भी और वाई के उत्पादन के लिए भी। इसी प्रकार से ये जो येलो वाला कर्व है, पीले रंग का जो गाढ़े पीले रंग का वक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बी देश के लिए दक्षता पथ या एफिशिएंसी कर्व है। तो ये जो एफिशिएंसी कर्व है इसके प्रत्येक बिंदु पर बी देश में एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए भी और वाई वस्तु के उत्पादन के लिए भी जो साधन कीमत अनुपात हैं वो अनुकूलतम है। फ्रेंड्स, जो एफिशिएंसी कर्व है वो डायगोनल यानी कर्ण जो है उस पर भी हो सकता है इस तरीके का स्ट्रेट लाइन, या फिर डायगोनल से ऊपर भी हो सकता है और या फिर डायगोनल से नीचे जो कि हमने ये बनाया है ये भी हो सकता है। तो जो एफिशिएंसी कर्व है वो यदि डायगोनल से ऊपर इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर जो हमने साधन मापा है उसकी गहनता नीचे से ऊपर जाने वाली वस्तु में रहेगी, और अगर हमने इसको डायगोनल से कर्ण से नीचे अगर बनाया है तो जो नीचे से ऊपर जो जा रही वस्तु जा रही है यानी एक्स वस्तु है वो श्रम की तरफ उसका झुकाव होगा और ये जो वस्तु है इसका पूंजी की तरफ झुकाव होगा। तो ये जो चित्र है
इसमें जो हमारे दोनों कंट्रीज के एफिशिएंसी पाथ या कर्व हैं वो डायगोनल से नीचे हैं। तो डायगोनल से नीचे होने के कारण जो नीचे से ऊपर की तरफ जो आइसोक्वांट मैप जा रहा है वो श्रम गहन होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जो जिस वस्तु का आइसोक्वांट मैप यानी कि समुत्पत्ति मानचित्र आ रहा है वह वस्तु पूंजी गहन मानी जाएगी। छात्रों, ये दोनों कंट्रीज के जो बॉक्सेस हैं इनको देखने से पता चल रहा है कि ए देश में पूंजी श्रम की तुलना में अधिक है और बी देश में श्रम पूंजी की तुलना में अधिक है। तो इस चित्र को देखने से हमको ये क्लियर हो रहा है कि जो ए देश है वो पूंजी संपन्न राष्ट्र है और जो बी देश है वो तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न राष्ट्र है। ये भी हमारे को क्लियर हो गया कि जो एक्स वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से श्रम गहन है और जो वाई वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होगा तो ए देश पूंजी गहन वस्तु वाई का उत्पादन बढ़ाएगा और जो बी देश है वो श्रम गहन वस्तु एक्स का उत्पादन बढ़ाएगा। अब हम दोनों स्थितियों में जो तुलना है या कंपैरिजन है वो करके देखते हैं। व्यापार से पूर्व दोनों देशों में जो संतुलन की स्थिति वहां होगी जहां दोनों वस्तुओं के समुत्पत्ति वक्र और कीमत रेखा आपस में स्पर्श करते हैं। तो इस चित्र में जो सी बिंदु है ये वाला, ये व्यापार से पहले ए देश का अनुकूलतम या संतुलन का बिंदु है। यहाँ पर दोनों वस्तुओं के जो समुत्पत्ति वक्र हैं वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं और कीमत रेखा भी इन दोनों को स्पर्श कर रही है, यानी कि एक्स वस्तु के उत्पादन में भी संतुलन है, वाई वस्तु के उत्पादन में भी संतुलन है और दोनों जो है आपस में भी दोनों में राशनिंग इनकी बराबर हो रही है और प्राइस लाइन से भी ये टेंजेंट हो रहे हैं। यदि व्यापार होता है तो ए देश अपना उत्पादन वाई का बढ़ाएगा और एक्स का घटाएगा। तो हम सी से क्यू बिंदु की तरफ मूव करेंगे और हमारा जो संतुलन बिंदु होगा वो वहाँ होगा जहाँ पे कीमत रेखा और दोनों समुत्पत्ति वक्र आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से जो बी देश है उसका व्यापार से पूर्व संतुलन का बिंदु डी था, जो कि उसकी घरेलू मांग और रुचि के अनुसार था। व्यापार के बाद जो बी देश है वो अपना एक्स का उत्पादन बढ़ाएगा और वाई का उत्पादन घटाएगा, अर्थात वह डी से आर बिंदु की तरफ अपना उत्पादन का बिंदु, संतुलन का बिंदु स्थानांतरित करेगा। तो दोस्तों, व्यापार के बाद में जो ए देश है उसका संतुलन बिंदु क्यू है और बी देश का संतुलन बिंदु आर है। अब हम ये जो दोनों संतुलन बिंदु हैं इनसे मूल बिंदु से होते हुए एक किरण यानी कि रे डालते हैं जो कि इन दोनों बिंदुओं को के बीच में से गुजरती है। तो ये जो पर्पल लाइन हमने बनाई है ओ एक्स क्यू आर, ये जो रे है ये ए कंट्री के संतुलन बिंदु भी इस लाइन पर आ रहा है और बी देश का जो संतुलन बिंदु है आर वो भी इस रे के ऊपर या किरण या लाइन पर आ रहा है। और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जो सीधी रेखा या किरण होती है उसके ऊपर उसके हर बिंदु पर जो साधन कीमत अनुपात है वो एक समान होता है। तो दोनों बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्यू बिंदु पर जो साधन कीमत अनुपात है वही आर बिंदु पर भी होगा। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वस्तु का जो उत्पादन है उसमें फैक्टर प्राइस रेशो दोनों देशों में एक समान है। अब हम वाई वस्तु के उत्पादन की बात करते हैं। तो हमने जो वाई वस्तु का मूल बिंदु है ओ वाई ए देश का, उससे एक किरण क्यू बिंदु की तरफ ड्रॉ की, एक रे या स्ट्रेट लाइन या किरण जिसको हम कहते हैं वो हमने क्यू बिंदु यानी जो संतुलन बिंदु है ए देश का वहाँ तक इसको लाए। तो इसका मतलब इस रेखा के ऊपर जो फैक्टर प्राइस रेशो है वो अनुकूलतम होंगे ए देश के लिए वाई वस्तु के उत्पादन में।
अब हम एक दूसरी जो रे है ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हमारी पहली वाली रे थी ब्लू कलर की, इसी के बिल्कुल समानांतर रेखा हमने ड्रॉ की है OYR। ये बी कंट्री का जो संतुलन बिंदु है R, इससे होती हुई गुजरती है। तो ये जो OY रेखा है, OYQ रेखा और O-YR रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं। और हम जानते हैं कि जो समानांतर रेखाएं हैं उन पर जो y अक्ष और x अक्ष पर मापी हुई जो भी चर हैं उनका अनुपात एक समान रहता है। अतः यहाँ इन दोनों रेखाओं के ऊपर जो पूंजी कीमत अनुपात और श्रम कीमत अनुपात यानी कि फैक्टर प्राइस रेशियो है वो एक समान होगा। अतः y वस्तु के उत्पादन में भी जो साधन कीमत अनुपात A देश में है वही साधन कीमत अनुपात B देश में भी होगा। तो इस चित्र को देखने से हमको ये पता चलता है कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक बार, चूंकि X वस्तु के उत्पादन का अनुकूलतम बिंदु A देश का Q और B देश का R दोनों एक ही सीधी रेखा या किरण OXR पर लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दोनों में जो फैक्टर प्राइस रेशियो यानी साधन कीमत अनुपात है वो एक समान होगा। इसी प्रकार से जब हम Y वस्तु के उत्पादन की बात करते हैं तो A देश का संतुलन बिंदु Q और B देश का संतुलन बिंदु R दोनों समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस के ऊपर आ रहे हैं और पैरेलल लाइंस पर भी फैक्टर प्राइस रेशियो एक समान होता है। तो Q बिंदु और R बिंदु पर X के उत्पादन में भी फैक्टर प्राइस रेशियो दोनों देशों में समान है तथा Y वस्तु के उत्पादन में भी फैक्टर प्राइस रेशियो एक समान है। तो दोस्तों मेरा अनुमान है कि ये चित्र और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका विवरण है, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि वर्बल तौर पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ नहीं आया तो आने वाली जो दोनों स्लाइड्स हैं उन पर विस्तृत रूप से ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। एक बात जो और मैं इसमें कहना चाहूँगी कि ये जो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है और इसके जो सारे टूल्स हैं इसमें हमने जो इस्तेमाल किए हैं, यानी बॉक्स डायग्राम, रे का कॉन्सेप्ट या समुत्पत्ति वक्र क्या होता है या संतुलन बिंदु क्या होता है या फैक्टर प्राइस लाइन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं प्रिलिमिनरी उनमें बढ़ते हैं। तो यदि आप में से कोई इससे चूक गया हो तो एक बार पुनः अपना जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वाली आपकी जो किताब है उसका रिवीजन करें, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको डिटेल में समझ में आए। और इस चार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो अगली दोनों स्लाइड्स पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो स्लाइड है इस पर मैंने पिछली स्लाइड के चित्र का विस्तृत विवरण दिया हुआ है कि उस चित्र में क्या दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में भी जो हमारा एजवर्थ बॉक्स डायग्राम था उसको डिटेल में समझाया हुआ है। तो छात्रों, ये जो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम हमने समझा और आपने इन दो स्लाइड्स में से भी उसको डिटेल में पढ़ा होगा, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो उसका जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है कि जो संतुलन की स्थिति है उसमें जो X वस्तु है उसके उत्पादन में भी पूंजी श्रम अनुपात एक समान है, क्योंकि दोनों संतुलन बिंदु Q तथा R एक सीधी रेखा OXQR पर आ रहे हैं या स्थित हैं। इसी प्रकार से दोनों देशों में Y वस्तु के उत्पादन में भी पूंजी श्रम अनुपात एक समान है, क्योंकि जो दोनों संतुलन बिंदु हैं Q बिंदु तथा R बिंदु वे दोनों समानांतर रेखाओं OYQ तथा O-YR पर स्थित हैं। और हम जानते हैं कि समानांतर रेखाओं पर साधन कीमत अनुपात एक समान होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का ये रूल है, हम पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में कि एक जो लीनियरली होमोजेनस उत्पादन फलन होता है, यानी कि एक रेखीय
समरूपी उत्पादन फलन में जो विस्तार पथ है, एक्सपेंशन पाथ है, उस पर सापेक्ष साधन कीमतें एक समान होती हैं। तो यदि दोनों देशों में प्रोडक्शन फंक्शन सेम है तो फैक्टर प्राइसेस भी एक समान होंगी। तो ये लंकास्टर द्वारा जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम या साधन कीमत समानीकरण प्रमेय है उसका सत्यापन है। अब हम एक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.P. लर्नर के द्वारा जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को कैसे सिद्ध करते हैं या उसका सत्यापन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये जो स्लाइड है इसमें A.P. लर्नर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कैसे प्रूव किया है कि दो देशों में वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह होने से साधनों के प्रवाह के बिना भी साधनों की कीमतें एक समान हो जाएंगी, ये सिद्ध किया है। तो ये देखने में एकदम सिंपल सा डायग्राम है। तो आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें इसके जो एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम की वो मैंने डिटेल में आपके लिए लिखी हुई है, तो आप बाद में भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक बार मौखिक तौर पर मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम को और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो छात्रों, सिंपल सा ये डायग्राम है। इसमें हमने एक्स एक्सिस पर लेबर को यानी श्रम को मापा है तथा वाई एक्सिस पर हमने पूंजी को मापा है। अब इसमें हमने दो वस्तुएं ली हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो ये जो ब्लू कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये वाई वस्तु का आइसोक्वांट यानी कि समुत्पत्ति वक्र या समुत्पाद वक्र है, और ये जो येलो कर्व दिखाई दे रहा है ये एक्स वस्तु का समुत्पत्ति वक्र है। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी जो समुत्पत्ति वक्र है वो उत्पादन की किसी विशिष्ट मात्रा को दर्शाता है। तो ये जो ब्लू वाला हमने वाई वस्तु का समुत्पत्ति वक्र दिखा लिया है, यह 2 इकाई वाई को दर्शा रहा है, यानी कि इसका ये जो आइसोक्वांट है इसका प्रत्येक बिंदु श्रम और पूंजी की उन विभिन्न मात्राओं को मिलाता है जिससे कि कोई देश 2 इकाई वाई वस्तु का उत्पादन कर सकता है। और ये जो उत्पादन फलन है ये हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की मान्यता के आधार पर ए देश का भी उत्पादन फलन है और बी देश का भी उत्पादन फलन है, क्योंकि हमने यह मान्यता ली है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनमें जो उत्पादन फलन या समुत्पत्ति वक्र है किसी वस्तु के वो एक समान होंगे। तो ये वाई वस्तु का उत्पादन फलन ए कंट्री के लिए भी लागू होगा और बी देश में भी। इसी प्रकार से ये जो येलो कर्व है यह एक्स वस्तु की 3 इकाइयों का उत्पादन दिखाने वाला समुत्पत्ति वक्र है, यानी कि इस समुत्पत्ति वक्र के प्रत्येक बिंदु पर श्रम और पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को हम मापते हैं जो कि हमें 3 इकाई एक्स के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये जो दोनों समुत्पत्ति वक्र है ये दोनों की जो स्थिति अपन देख रहे हैं ये एक ही जगह से एक दूसरे कर्व को काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तुओं में साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति नहीं है। जो वाई वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन वस्तु है और जो एक्स वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से श्रम गहन वस्तु है। एक्स का जो समुत्पत्ति वक्र है वो लेबर वाली एक्सेस के ज़्यादा क्लोज है और ये वाला कैपिटल के एक्सेस के। तो वाई आपकी वस्तु पूंजी गहन वस्तु है और एक्स वस्तु तुलनात्मक रूप से श्रम गहन वस्तु है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो आइसोक्वांट एनालिसिस है यानी समुत्पत्ति वक्र विश्लेषण है उसमें उत्पादन के क्षेत्र में जो अनुकूलतम साधन कीमत संयोग है वो कहाँ होता है, जहाँ पे साधन कीमत रेखा, मैंने इस डायग्राम में BA ये जो लाइन ड्रॉ की है ये साधन कीमत रेखा है, फैक्टर प्राइस लाइन। तो साधन कीमत रेखा जहाँ पर समुत्पत्ति वक्र को स्पर्श करती है वहाँ पर अनुकूलतम साधन संयोग होता है।
तो y वस्तु के उत्पादन के लिए अनुकूलतम साधन संयोग ये वाला बिंदु है, और जो x वस्तु है उसके लिए अनुकूलतम साधन संयोग ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है R ये है। तो Q x वस्तु के लिए और Q y वस्तु के लिए और R x वस्तु के लिए अनुकूलतम साधन संयोग है। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए कि इस डायग्राम में केवल एक ही ऐसा ये जो लाइन है फैक्टर प्राइस लाइन, वो हमको संभव दिखाई दे रही है जो कि दोनों वक्रों को टच करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेंजेंसी का जो लाइन है या बिंदु है वो केवल एक ही पॉसिबल है, तो x वस्तु में भी दोनों देशों में फैक्टर प्राइस एक समान होगी और y वस्तु में भी फैक्टर प्राइस दोनों देशों में एक समान होगी। लेकिन यदि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई जाती है तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम इस सिद्धांत की जो क्रिटिसिज्म है या आलोचनाएं हैं वो पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि यदि जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत है उसकी ये मान्यता कि वस्तुओं में साधन गहनता प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहती है, ये मान्यता यदि पूरी नहीं होती और इसके बदले में साधन गहनता प्रतिलोमता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर साधन कीमत समानीकरण नहीं होगा। तो ये जो डायग्राम है इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिलेगा। तो इसमें मैं ये वाली जो स्लाइड है ये मैं आपको चार्ट में अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ये जो स्लाइड है स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जॉनसन। उन्होंने अपने तरीके से इस साधन कीमत समानीकरण प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश की है। तो ये डायग्राम भी मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैं आपको इसका जो मौखिक रूप से विवरण बताऊंगी और आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें लिखित में मैंने इसका विवरण लिखा हुआ है, जिसको कि आप बाद में भी ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका रिवीजन कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप इसमें देखें, ये जो चित्र है इसमें हमने बेसिकली दो ग्राफ बनाकर उनको जोड़ा हुआ है। तो हमारा जो पहला जो ग्राफ है, चित्र है, रेखा चित्र, वो उसका जो मूल बिंदु है वो O है और इसमें ये y अक्ष है और ये वाला x एक्सिस है। तो y एक्सिस पर हमने कैपिटल लेबर रेशो यानी कि पूंजी श्रम अनुपात को मापा हुआ है, तथा जो x अक्ष है उसमें हमने श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत का अनुपात मेजर किया है। श्रम की कीमत का मतलब मजदूरी और पूंजी की कीमत का मतलब ब्याज। तो ये मजदूरी और ब्याज का अनुपात है। एक जो दूसरा ग्राफ है उसको हमने उल्टा बनाया हुआ है। तो इसका मूल बिंदु तो सेम है दोनों का और x एक्सिस भी दोनों की सेम है, लेकिन जो y अक्ष है वो पहले डायग्राम का नीचे से ऊपर की तरफ था और दूसरे डायग्राम में ऊपर से नीचे की तरफ है। इस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया हुआ है, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। तो O से लेकर के नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो इसमें हमने वस्तुओं की कीमत के अनुपात को मेज़र किया है Px/Py, यानी कि x की कीमत तथा y की कीमत का अनुपात। एक चीज़ जो स्टूडेंट्स आपको इस चार्ट में या डायग्राम में ध्यान देने की है वो ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हमने लिए हैं, जितने चर इसमें हमने लिए हैं, वो सब अनुपात के रूप में यानी कि रेशो के रूप में। यहाँ पर हमने कैपिटल लेबर रेशो लिया है, यहाँ पर हमने प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल का रेशो लिया है, और यहाँ पर हमने एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत का रेशो या अनुपात लिया है। तो रेशो लेने का जो फ़ायदा है या जो उद्देश्य है वो ये
कि यहाँ पर हम जो भी चर ले रहे हैं वो सापेक्ष रूप में या तुलनात्मक रूप में दर्शा रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमने चरों को यहाँ पर निरपेक्ष रूप से नहीं दर्शाया, बल्कि इनको सापेक्ष या तुलनात्मक रूप से दर्शाया हुआ है। अब हमने दो देश लिए हैं ए और बी, दो वस्तुएं ली हैं एक्स और वाई, और दो साधन लिए हैं श्रम तथा पूंजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साधन संपन्नता की स्थिति दोनों देशों में क्या है। तो ए डैश, यह ए देश की साधन संपन्नता को दर्शाने वाली रेखा है, और बी डैश, ये बी देश की साधन संपन्नता को दर्शाने वाली रेखा है। तो दोस्तों चार्ट में हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर हमने कैपिटल लेबर रेशो मापा है, और जो ए लाइन है वो बी लाइन से ऊपर है, और ये पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को काटती भी नहीं है। इसका मतलब हर स्थिति में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ए जो रेखा है वो बी देश से सदैव ऊपर ही रहेगी। इसका मतलब ए कंट्री में जो कैपिटल लेबर रेशो है वो प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बी कंट्री की तुलना में अधिक है। इसका मतलब ए देश बी देश की तुलना में एक पूंजी संपन्न राष्ट्र है। अब पूंजी संपन्न राष्ट्र मैं निरपेक्ष रूप से नहीं कह रही, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमने हर चीज़ यहाँ पर, हर वेरिएबल, हर चर को रेशो यानी अनुपात के रूप में मापा है। तो सापेक्ष हम टर्म्स में यहाँ पर बात करेंगे। तो जो ए देश है वो बी देश की तुलना में सापेक्ष रूप से पूंजी संपन्न राष्ट्र है। अब इसका उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए दो देश हैं, जर्मनी और अमेरिका। तो ये दोनों ही राष्ट्र जो है वो पूंजी संपन्न राष्ट्र है। तो जब हम व्यापार करेंगे तो कौन सा देश तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करेगा और कौन सा देश तुलनात्मक रूप से श्रम गहन का। तो ऐसे में हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बल्कि रिलेटिव टर्म्स में इनका कैपिटल लेबर रेशो मेजर करते हैं। तो ए देश तुलनात्मक रूप से पूंजी संपन्न राष्ट्र हुआ, और बी देश तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न राष्ट्र हुआ। अब हम वस्तुओं की साधन गहनता की बात करते हैं। तो हमने दो वस्तुएं ली हैं एक्स और वाई। तो ये जो येलो लाइन से हमने लाइन बनाई है ये वाई वस्तु का उत्पादन फलन है, जो कि एक धनात्मक ढलान वाली रेखा है। ये छात्रों क्या बताएगी? एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत का अनुपात, यानी मजदूरी ब्याज अनुपात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्याज की तुलना में मजदूरी की दरें बढ़ेंगी, यानी कि जो श्रम की कीमत है वो पूंजी की कीमत की तुलना में जैसे जैसे बढ़ती है, यानी कि श्रम जैसे जैसे महंगा होता चला जाता है, वैसे वैसे वाई वस्तु में श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग बढ़ता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्रम जैसे जैसे महंगा होगा, हम वस्तु के उत्पादन में से श्रम की मात्रा को कम करके पूंजी की मात्रा को प्रतिस्थापित करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको बताती है दोनों में धनात्मक अनुपात, जिस अनुपात में PL/P के बढ़ेगा उसी अनुपात में KL भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये जो ग्रीन स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिवली स्लोप धनात्मक ढलान वाली, वो X वस्तु का उत्पादन फलन है। तो जो Y की स्थिति थी उत्पादन में, वही X के उत्पादन की भी स्थिति है। ये भी एक स्ट्रेट रेखा है पॉजिटिवली स्लोप धनात्मक ढलान वाली। तो इसमें भी जैसे जैसे मजदूरी की दर ब्याज की दर की तुलना में बढ़ेगी, यानी कि जो श्रम है वो पूंजी की तुलना में महंगा होगा, हम श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग X के उत्पादन में भी बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो Y डैश रेखा है और X डैश रेखा है, ये भी एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं,
यानी कि ये आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर ये जो PL P के रेशो है, इसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए, Y वस्तु का जो उत्पादन है वो X वस्तु की तुलना में हमेशा पूंजी गहन माना जाएगा। तो इन दोनों लाइनों को देखने से पता चलता है कि जो Y वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन है और जो X वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से श्रम गहन वस्तु है। अब हम नीचे के चार्ट पर आते हैं। नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस तो ऊपर वाले के समान ही है, जिसमें कि हमने साधन कीमत अनुपात को मेज़र किया है, लेकिन नीचे हमने एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतों के अनुपात को मापा है। तो दोस्तों ये आप ध्यान दीजिए कि ये उल्टा ग्राफ है। तो ये जो लाइन है ये नेगेटिवली स्लोप्ड नहीं है बल्कि पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है, क्योंकि इसमें हमने उल्टी तरफ ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आप देखें जैसे जैसे PL/PK यानी कि एक्स एक्सिस का वेरिएबल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो वस्तुओं का कीमत अनुपात है ये भी बढ़ता चला जा रहा है। दोनों में धनात्मक संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे श्रम महंगा होगा यानी मजदूरी की दर बढ़ेगी, वैसे वैसे श्रम गहन वस्तु X की कीमत Y की तुलना में बढ़ेगी। तो जैसे जैसे श्रम महंगा होता जाएगा, श्रम गहन वस्तु X भी पूंजी गहन वस्तु की तुलना में महंगी होती चली जाएगी। ये जो रेखा है कीमत रेखा PP' ये बताती है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि व्यापार से पूर्व की स्थिति क्या है और व्यापार के बाद यदि दोनों देशों के मध्य व्यापार होता है तो क्या होगा। तो व्यापार से पूर्व दोनों देश अपनी अपनी जो मांग है, घरेलू मांग है और रुचि है, उसके आधार पर उत्पादन करेंगे और उसकी कीमत होगी। तो इस चार्ट में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो बी कंट्री है उसकी जो घरेलू कीमतें हैं, मान लीजिए वस्तुओं की कीमत अनुपात है PX/PY रेशो, वो है PB। तो यदि वस्तु कीमत का अनुपात PB है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसके अनुरूप जो साधन कीमत अनुपात है वो RB होगा। तो वस्तुओं की कीमतें यदि OPB है तो साधन की कीमत ORB होगी। इसी प्रकार से ए देश में भी जो घरेलू मांग है उसके अनुसार मान लीजिए कीमत अनुपात है OPA, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इसके अनुरूप जो साधन कीमत अनुपात है वो होगा ORA। तो बी देश का वस्तु कीमत अनुपात है OPB और साधन कीमत अनुपात है ORB। इसी प्रकार से ए देश का वस्तु कीमत अनुपात OPA और साधन कीमत अनुपात ORA, जो कि दोनों देशों में अलग अलग है। लेकिन हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यदि दोनों देशों में व्यापार होता है तो दोनों देशों में जो वस्तुएं हैं उनका स्वतंत्र व्यापार होगा और स्वतंत्र आवागमन होगा। इसके परिणाम स्वरूप X और Y वस्तुओं की कीमतें दोनों देशों में एक समान हो जाएंगी। तो इसका मतलब व्यापार से पूर्व जो कीमत अनुपात था ए देश का PA और बी देश का PB, उसकी बजाय दोनों में एक कॉमन प्राइस होगी, अंतर्राष्ट्रीय कीमत, जो कि हमने ये रेड डॉटेड लाइन से दिखाई है PW। तो दोनों कंट्रीज में वस्तुओं की जो कीमत अनुपात है X और Y का वो हो जाएगा OPW। तो अब फ्रेंड्स यदि कीमत अनुपात दोनों देशों में एक समान हो जाता है तो इस OPW बिंदु के कॉरेस्पॉन्डिंग केवल एक ही बिंदु X एक्सिस पर आपको मिलता है ORW। यानी कि अगर वस्तुओं की कीमतें का अनुपात यदि कॉमन है तो फिर साधन कीमत अनुपात भी हर हालत में कॉमन ही होगा, जो कि ORW होगा। तो ये जो इससे ये सिद्ध हुआ कि अगर साधनों की कीमतें यदि हम एक समान मानते हैं तो फिर
वस्तुओं की कीमतें यदि हम एक समान मानते हैं तो साधनों की कीमतें भी एक समान ही होंगी, यानी कि व्यापार से वस्तुओं का प्रवाह स्वतंत्र होने से ही स्वतः साधनों की कीमतों में भी समानीकरण हो जाता है। आशा है स्टूडेंट्स कि ये जो विश्लेषण है चित्र का, ये आपको समझ में आया होगा और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन कैसे होगा ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो जॉनसन द्वारा दिया गया प्रमेय और इसका डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में यदि पढ़नी हो तो अगली स्लाइड्स में मिलेंगी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको पिछले डायग्राम में समझा चुकी हूँ, यहाँ पर आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ये भी जॉनसन द्वारा दिए गए जो डायग्राम है उसका विस्तृत विवरण इस स्लाइड में आपको पढ़ने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो चित्र हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि स्वतंत्र व्यापार होने से वस्तु कीमत अनुपात एक समान हो जाएगा, जिसको चित्र में PW के द्वारा दिखाया गया है। और यदि कीमत अनुपात कॉमन हो गया OPW, तो उसके अनुपात साधन कीमत अनुपात भी अपने आप दोनों देशों में एक समान हो जाएगा, ORW। इसके अलावा इस चित्र में हमको कोई और OPW के कॉरेस्पॉन्डिंग या उसके अनुरूप कोई भी बिंदु x एक्सिस पर दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों देशों में यदि वस्तुओं की कीमत समान है तो साधनों की कीमतें भी स्वतः ही समान हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हमने पढ़ा हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत का जो दूसरा सबसे प्रमुख प्रमेय है, साधन कीमत समानीकरण प्रमेय। पहला प्रमेय हमने पिछली कड़ी में पढ़ा था। तो ये जो दोनों वीडियो सीरीज़ लेक्चर्स आपने सुने या पढ़े, तो इसमें हमने देखा कि तर्क की दृष्टि से जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत है इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन ये जो प्रमेय हैं ये जिन मान्यताओं पर आधारित हैं वो वास्तविक जगत में लागू नहीं होती। और वस्तुओं में जो सापेक्ष साधन गहनता है, हमने पढ़ा कि प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति वास्तविक जगत में पाई जाती है। तो साधन गहनता प्रतिलोमता का अर्थ ये है कि जब कोई साधन महंगा होने लगता है तो हम उस साधन को दूसरे सस्ते साधन से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो उत्पादन के साधन हैं वो एक दूसरे के स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो यदि हम उत्पादन की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, किसी वस्तु का उत्पादन हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं और कैपिटल इंटेंसिव से भी। तो यदि पूंजी बहुत महंगी होगी तो हम श्रम गहन टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने लगते हैं, और अगर मजदूरी महंगी होने लगती है, श्रम महंगा होने लगता है, तो हम थोड़ा थोड़ा जो पूंजी गहन टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति है तो फिर दोनों देशों में साधनों की कीमतें समान हो जाएं, ज़रूरी नहीं है, साधनों की कीमतें अलग अलग भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में हमने इस वीडियो सीरीज़ में या इस लेक्चर में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन यानी कि साधन कीमत समानीकरण के बारे में पढ़ा। यदि आप इसको और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ अच्छी पुस्तकें जो कि इस स्लाइड में आपको दिखाई देंगी और कुछ अच्छे लिंक्स, उनके माध्यम से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के इस सीरीज़ में इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अगली सीरीज़ में हम हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं या इसके बाद के जो अर्थशास्त्री हैं या इनके जो समकालीन अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसके बारे में
क्या इसके दोष निकाले या इसकी आलोचनाएं की, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेक्सा-कोहलिन सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वो दो आधारों पर हैं। एक तो इसके जो मान्यताएं हैं उनकी अव्यवहारिकता के आधार पर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। तो वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कि हेक्सा-कोहलिन सिद्धांत वास्तविक जगत में लागू होता है अथवा नहीं होता, इसका व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। तो उसके जो निष्कर्ष हैं, जो सिद्धांत के निष्कर्षों से मेल नहीं खाते। तो इस व्यवहारिक अध्ययन में या एम्पिरिकल स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है लियोनटिफ द्वारा की गई स्टडी, लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो नेक्स्ट जो 2 हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे हेक्सा-कोहलिन सिद्धांत की आलोचनाएं। तो पहली सीरीज़ में हम पढ़ेंगे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल और इसकी मान्यताओं पर आधारित अन्य आलोचनाएं। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लियोनटिफ पैराडॉक्स तथा इसकी एम्पिरिकल वेरिफिकेशन, यानी कि अनुभवजन्य प्रमाण जो हैं हेक्सा-कोहलिन सिद्धांत के, इनके आधार पर की गई हेक्सा-कोहलिन सिद्धांत की आलोचनाएं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा हो गया आज के लिए। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर से भी और कुछ और अच्छी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनकी सहायता से भी पढ़ेंगे। मेरा अनुमान है या मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो यदि आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या कमेंट्स हैं उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।